हेलो दोस्तों, इजी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में से आपको एग्ज़ाम में देखे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये आपको होता है पत्ता में। कहाँ होता है? पत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो मानव मूत्र रक्त में जो है उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है है 20 मिलीग्राम। कितनी होती है? 20 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो है 20% ऊर्जा जो है आपको ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। कितनी प्रतिशत? तो 20%। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है। तो हम आपको बताते चलें कि मनुष्य में जो वृक्क जो है एक उत्सर्जन का भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन का, यानी शरीर से चीज़ों को बाहर निकालने का। अगला प्रश्न है आपका, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों के वायवीय भागों से जो है जल की जो निष्कर्षण की जो क्रिया है वो आपकी कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है आपका? वाष्पोत्सर्जन, है ना, यानी जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम लोग कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं दोस्तों? श्वसन। अगला प्रश्न है आपका बाबू लोग कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन क्रिया जो है ये सभी सजीवों के लिए ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है कहाँ पे पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म पाए जाते हैं ना। इस तरीके से 4 वेश्म पाए जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ये होती है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जिससे पौधों को ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है। अगला प्रश्न है आपका, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों दही के जमने में जो है किण्वन प्रक्रिया होती है, यानी दही किस प्रक्रिया के द्वारा जमता है? तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका जवाब, इसका हो जाएगा कि निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति ये भी ज़रूरी है, शरीर की वृद्धि ये भी ज़रूरी है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत ये भी होनी चाहिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली है ये हो जाएगा नेफ्रॉन में। कहाँ है डायलिसिस थैली जो है? कहाँ है? नेफ्रॉन में। अगला प्रश्न है आपका, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, यानी मछली का जो है मुख्य श्वसन अंग कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गिल्स। मछली का जो है मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा? गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो पौधों में जो है गैसों के निष्कासन के लिए जिस प्रक्रिया का यूज होता है वो होता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है ये आपका हरा रंग का होता है। अगला प्रश्न आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक जो है इसमें पोषण की मृतजीवी विधि होती है, मृतजीवी विधि द्वारा होता है ना। अगला प्रश्न है आपका, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन एवं गोंद जो है आपके ये पुराने जाइलम में जमा रहता है।
पौधों के पुराने जाइलम में कौन जमा रहता है? रेजिन एवं गोंद। प्रश्न नंबर 20 है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए शरीर में जो है किसी प्रकार की जो अभिक्रिया जो है, भोजन का पचना हो गया, श्वसन हो गया, ये सब उपचयन अभिक्रिया होता है। कौन सी अभिक्रिया होता है इसका? उपचयन अभिक्रिया। आपको हम बताते चले कि उपचयन अभिक्रिया का एक और नाम है जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बंधु? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि रक्त क्या है? तो रक्त जो है ये एक प्रकार का उत्तक है जिसे बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है ना। तरल संयोजी उत्तक है हमारा रक्त। क्या है? एक तरह का उत्तक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग है तो इसमें वृक्क जो हो जाएगा ये आपका उत्सर्जी अंग हो जाएगा। अग्न्याशय उत्सर्जी अंग नहीं है, आँख भी नहीं है, ये नहीं हो जाएगा इसमें वृक्क उत्सर्जी अंग। अगला प्रश्न है आपका, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं जो है ये पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। अगला प्रश्न है आपका, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है ये बनता है अवायवीय श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा बनता है बंधु? अवायवीय श्वसन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने दोनों को मिलाकर के कहलाता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है आपका? श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है आपका, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से जो होता है ये आपका एनीमिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे आप लोग देख करके जाएंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है वो होता है जल का वहन के लिए। किसके वहन के लिए? जल का वहन के लिए। देखिए ज से जाइलम, ज से जल को ढोने के लिए, है ना। अगला प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो है ये हमारा अमीबा में पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए प्रकृति में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 30 नंबर, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो है ये पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? पौधों के पत्तियों में। अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग है? तो मानव हृदय का जो औसत संकुचन दाब जो होता है वो हो जाता है 120 mm, है ना। कितना होता है? 120 mm। अगला एच है ना। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? देखिए स्टोमाटा नहीं होगा, ग्राना भी नहीं होगा, हरित लवक भी नहीं होगा, ये होना चाहिए था पत्तियाँ। कौन हो जाएगा आपका? पत्तियाँ। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है ये आपकी भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? आपका फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन की पचना है ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा आ रहा है आपका कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहाँ पर होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न आपका, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये जठर ग्रंथियाँ जो है ये पाई जाती है अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है ना। अगला प्रश्न आपका बंधु, नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है आपका वो ये है जो है, दोबारा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं लैटेक्स। क्या बोला जाता है? लैटेक्स, है ना। इसको बोलते हैं लैटेक्स। क्या बोलते हैं? लैटेक्स। अगला प्रश्न है आपका कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है
रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से, है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण कतई रात में नहीं होगा। जहाँ बातें प्रकाश की, रात में तो प्रकाश हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा दिन में। कहाँ हो जाएगा? दिन में। अगला प्रश्न है आपका, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। देखिए मैंने बताया था कि ज से जाइलम, ज से जल एवं खनिज लवण, यानी जाइलम जल को ढोएगा तब फ्लोएम भोजन को ढोएगा। किसको ढोएगा? फ्लोएम भोजन को ढोएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किस ओर से, है ना। तो ऑक्सीजन जो है आपका जल के द्वारा बाहर निकलता है। किससे निकलता है? जल से। किससे निकलता है? जल से। अगला प्रश्न है आपका, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। रक्त में जो है हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बंधु? प्लाज्मा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक जो हो जाएगा वो हो जाएगा पत्ती। कौन हो जाएगा? पत्ती। अगला प्रश्न है आपका, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो देखिए वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। कौन है? लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। अगला प्रश्न आ रहा है आपका स्क्रीन पे, वो प्रश्न है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए कौन जो है ये आवश्यक नहीं है? देखिए ऑक्सीजन तो आवश्यक है ही, क्लोरोफिल है ही, सौर प्रकाश भी है। अच्छा जल नहीं भी रहेगा तो काम चल सकता है। सॉरी, स्वपोषी पोषण के लिए नहीं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जल चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बल्कि पोषण में इनको CO2 चाहिए। माफ़ी चाहूँगा, कौन सा गैस चाहिए? CO2, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्गहन होता है? तो अमीबा में जो भोजन है वो कुटपाद के द्वारा अंदर चला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो देखिए ATP के टूटने से जो है वो ये इतना ये भी नहीं होगा, ये आंसर जो है आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। देखिए रक्त का जो थक्का बनने में होता है वो रक्त बिंबाणु मदद करता है। कौन करता है? रक्त बिंबाणु। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए पाचन क्रिया जो होती है ये छोटी आंत में परिपूर्ण होती है। कहाँ पे पूर्ण होती है? छोटी आंत में, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, आप ध्यान से देखते चलेंगे स्क्रीन पे, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की दीवार में जो पाई जाने वाली ग्रंथियां को स्राव जो है उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए आंत्र रस भी कहा जाता है, और आपका कहा जाएगा यहाँ पर सल्कस एंटीरिक्स भी कहा जाता है। यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ए एवं बी दोनों। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो देखिए बहुत ही बचपने में ये प्रश्न हम लोग को बताया जाता है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं?